यह नकली बनने के बारे में नहीं है। यह आप जो हैं उसे छिपाने के बारे में भी नहीं है। यह अनुशासन, मानसिक संयम, रणनीतिक समझ और सोच समझकर बातें बताने के बारे में है। आज आप 7 ऐसी गलतियों के बारे में जानेंगे जो चुपचाप दूसरों को आपसे ऊपर उठा देती हैं। ऐसी गलतियां जो नुकसानदेह नहीं लगती, जो ईमानदार लगती हैं। ऐसी गलतियां जो ज्यादातर लोग यह समझे बिना करते हैं कि वे अपना ही प्रभाव कम कर रहे हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीखेंगे कि दूसरों से दूर, क्रूर या भावनात्मक रूप से बंद हुए बिना अपने प्रभाव की रक्षा कैसे करें। क्योंकि असली ताकत चुप रहना नहीं है। असली ताकत सोच समझकर अपनी बात कहना है। शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें। मैं समझदारी से अपनी बातें बताता हूं। पहला, अपने अनसुलझे संघर्षों को सार्वजनिक रूप से साझा करना। किसी सीख को साझा करने और अपने घाव दिखाने के बीच अंतर होता है। ज्यादातर लोग इस अंतर को नहीं देख पाते। वे मानते हैं कि खुलापन लोगों को जोड़ता है। उनका मानना है कि अपने संघर्षों के बारे में ईमानदारी से बात करना उन्हें सच्चा और एक अच्छा इंसान बनाता है जिससे लोग जुड़ सकें। और सही परिस्थितियों में यह सच भी हो सकता है, लेकिन समय ही यह तय करता है कि आपकी भावुकता सम्मान पैदा करती है या आपका अधिकार कम करती है। सबसे बड़ी गलती किसी समस्या के बारे में तब बात करना है जब आप अभी भी भावनात्मक रूप से उसमें उलझे हुए हों। जब आप किसी ऐसे संघर्ष के बारे में बात करते नहीं हैं जिसे आपने अभी तक पार नहीं किया है, तो आपकी आवाज में अस्थिरता होती है, आपके शब्दों में अनिश्चितता होती है, आपकी मानसिक स्थिति अभी भी राहत, सहमति या आश्वासन की तलाश में होती है, और लोग इसे महसूस कर सकते हैं। भले ही वे सहानुभूति जताएं, उनका नजरिया बदल जाता है क्योंकि प्रभाव भावनात्मक स्थिरता पर बनता है। जब दूसरों को लगता कि आपकी आंतरिक स्थिति अशांत है, तो वे आपकी ताकत, आपके निर्णय लेने की क्षमता और दबाव में आपकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने लगते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको कभी भी कठिनाइयों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। समस्या ईमानदारी नहीं है। समस्या वह ईमानदारी है जो अभी अधूरी है। इन दो बातों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर है। मैं एक कठिन दौर से गुजरा और इससे मुझे यह सीख मिली, और मैं अभी संघर्ष कर रहा हूं और मुझे नहीं पता कि इसे कैसे संभालना है। पहली बात विकास को दर्शाती है, दूसरी बात अस्थिरता को दर्शाती है। जब आप किसी सुलझे हुए अनुभव को साझा करते हैं, तो आपका संदेश नियंत्रित होता है, भावनाएं संयमित होती हैं। आपकी कहानी समाधान, गहरी समझ और ताकत दिखाती है। लेकिन जब आप किसी चल रहे संघर्ष को साझा करते हैं, तो आप उसी समय अपनी कमजोर भावनात्मक स्थिति को उजागर कर रहे होते हैं, और एक बार जब वह स्थिति दिख जाती है, तो वह दूसरों के लिए जानकारी बन जाती है। अच्छे और सहयोगी माहौल में जानकारी बन जाती है। नुकसान कर आपने उस जानकारी को शायद ध्यान से संभाला जाए, लेकिन हर कोई आपका साथ देने के लिए नहीं बैठा है। कुछ लोग चुपचाप देखते रहते हैं। वे जो सीखते हैं उसे अपने दिमाग में रख लेते हैं। वे आपके तनाव के कारणों, आपके डरों, आपके संदेहों और आपकी कमजोरी के पलों को याद रखते हैं। बाद में दबाव या प्रतिस्पर्धा के समय वही जानकारी उनके लिए एक हथियार बन जाती है। अपनी भावनाओं को सार्वजनिक रूप से सुलझाने का एक और खतरा यह है कि इससे आपका प्रभाव खत्म हो जाता है। प्रभावशाली होने का मतलब परिपूर्ण होना नहीं है, इसका मतलब स्थिर होना है। जब आपकी भावनात्मक स्थिति लोगों के सामने अस्थिर दिखाई देती है, तो आप पर उनका भरोसा कम हो जाता है। लोग आपको एक शांत और समझदार इंसान की बजाय एक ऐसा व्यक्ति मानने लगते हैं जो जल्दी घबरा जाता है। भले ही आपकी योग्यता मजबूत रहे, लेकिन आपकी मानसिक स्थिति कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि किसी भी जगह पर लोग ईमानदारी से ज्यादा स्थिरता पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि समझदार लोग अपनी समस्याओं को अकेले में सुलझाते हैं और बहुत सोच समझकर दूसरों से बात करते हैं। वे नतीजों के बारे में बात करते हैं, मानसिक उलझनों के बारे में नहीं। वे उलझन के दौरान नहीं, बल्कि स्पष्टता आने के बाद अपनी सीख साझा करते हैं। वे अपनी प्रगति दिखाते हैं, अपनी उथल पुथल नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसे अपनी बातें बता रहे हैं।
हर किसी को आपके आंतरिक संघर्षों को जानने का अधिकार नहीं है। आपकी भावनाओं को जानने का हक लोगों को कमाना चाहिए, इसे सबके सामने नहीं फैलाना चाहिए। भरोसेमंद लोग जिन्होंने अपनी समझदारी और वफादारी साबित की है, वे आम लोगों, सहकर्मियों या सोशल मीडिया से बहुत अलग होते हैं। सबके सामने कमजोर पड़ने से एक स्थायी छवि बन जाती है। एकांत में समस्याओं को सुलझाने से रिश्ते नियंत्रित रहते हैं और यह नियंत्रण आपके प्रभाव की रक्षा करता है। इसका मतलब अपनी इंसानियत को छिपाना नहीं है। इसका मतलब अपनी भावनाओं को सही समय पर व्यक्त करना है। क्योंकि जब लोग आपको सिर्फ तूफान के बीच देखते हैं तो उन्हें आपकी अस्थिरता याद रहती है, लेकिन जब वे आपको तूफान के बाद देखते हैं तो उन्हें आपकी ताकत याद रहती है। यह बदलाव बहुत साधारण है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। समाधान साझा करें, मानसिक भटकाव नहीं। जब आपकी कहानी उलझन के बजाय स्पष्टता बताती है तो आपके अनुभव आपके प्रभाव को कमजोर करने के बजाय उसे बढ़ाते हैं। दूसरा, यह मान लेना कि दुनिया में हर कोई निष्पक्ष और न्यायप्रिय है। अपने विरोधियों को मजबूत करने का सबसे तेज तरीका यह मान लेना है कि हर कोई आपकी तरह ही सोचता है। भारत जैसे देश में जहां धर्म और कर्म की बातें होती हैं, ज्यादातर लोग मानते हैं कि ईमानदारी हर किसी के अंदर होती है। वे मानते हैं कि अगर वे संतुलन, ईमानदारी और अच्छे इरादों के साथ काम करेंगे तो दूसरे भी स्वाभाविक रूप से वैसा ही व्यवहार करेंगे। लेकिन असल जिंदगी में लोग आदर्शों से नहीं बल्कि अपने फायदों से चलते हैं। कुछ लोग सहयोग को महत्व देते हैं, कुछ फायदे को, कुछ वफादारी को, तो कुछ लोग सिर्फ मौकों की तलाश में रहते हैं। जब आप अपने आदर्शों को किसी ऐसे व्यक्ति पर थोपते हैं जो अलग तरीके से काम करता है तो आप स्थिति को गलत समझ लेते हैं और लोगों को गलत समझने से आप कमजोर पड़ जाते हैं। यह गलती आमतौर पर समय से पहले भरोसा कर लेने के रूप में सामने आती है। आप अपनी अच्छी नीयत दिखाने के लिए जल्दी समझौता कर लेते हैं। आप अपनी पारदर्शिता दिखाने के लिए अपनी स्थिति उजागर कर देते हैं। आप चीजों को संतुलित रखने के लिए छूट देते हैं। आप मान लेते हैं कि सामने वाला भी आपकी तरह ही बीच का रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर सामने वाला रणनीतिक रूप से काम कर रहा है तो आपकी ईमानदारी उसके लिए एक जानकारी बन जाती है। वे आपकी सीमाएं जान लेते हैं, वे आपकी प्राथमिकताओं को जान लेते हैं, वे यह जान लेते हैं कि आपको झुकने के लिए कितने दबाव की आवश्यकता है। और एक बार जब कोई आपकी सहने की क्षमता को जान लेता है तो वे आपसे बातचीत नहीं करते, वे आपको अपने हिसाब से चलाते हैं। न्याय की उम्मीद करने का एक और खतरा भावनात्मक अपेक्षाएं हैं। जब आप मानते हैं कि दूसरों को आपके आदर्शों के अनुसार काम करना चाहिए, तो जब वे ऐसा नहीं करते तो आपको हैरानी होती है। वह हैरानी अक्सर निराशा, अत्यधिक प्रतिक्रिया या जल्दबाजी में लिए गए फैसलों का कारण बनती है और भावनात्मक प्रतिक्रियाएं आपके कमजोर बिंदुओं को उजागर कर देती हैं। चतुर और समझदार लोग भरोसे के साथ शुरुआत नहीं करते। वे पहले बारीकी से देखते और परखते हैं। यह मानने के बजाय कि कोई व्यक्ति संतुलन को महत्व देता है, वे यह देखते हैं कि जब तनाव, असहमति या प्रतिस्पर्धा होती है तो वह व्यक्ति कैसा व्यवहार करता है। क्योंकि इंसान का असली चरित्र अच्छे समय में नहीं दिखता, चरित्र दबाव में सामने आता है। जब कोई नुकसान न हो तो कोई भी सहयोगी दिख सकता है, लेकिन जब बात बड़ी होती है तो उनकी प्राथमिकताएं दिखाई देने लगती हैं। क्या वे आपसी लाभ की रक्षा करते हैं या अपने व्यक्तिगत फायदे की? क्या वे वादों का सम्मान करते हैं या परिस्थितियां बदलने पर मुकर जाते हैं? क्या वे स्थिर रहते हैं या फायदा दिखने पर अपनी बात से पलट जाते हैं? ये आदतें वादों से ज्यादा मायने रखती हैं। एक और आम गलती है जल्दी समझौता कर लेना। कई लोगों का मानना है कि पहले कुछ देने से सद्भावना बनती है और सामने वाला भी वैसा ही करेगा। कभी कभी ऐसा होता भी है, लेकिन चतुर लोगों के सामने जल्दी समझौता करना यह दर्शाता है कि आप बिना किसी विरोध के झुकने को तैयार हैं। इससे भरोसा नहीं बनता, बल्कि बातचीत में आपकी ताकत कम हो जाती है। वे आपकी उदारता को नहीं देखते, वे आपको और ज्यादा दबाने का मौका देखते हैं। आपकी स्थिति बहुत मायने रखती है। जब आप शांति से अपनी बात पर टिके रहते हैं
और बेवजह झुकने से बचते हैं, तो आप अपनी स्थिरता दिखाते हैं। आप दिखाते हैं कि सहयोग संभव है, लेकिन यह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिना मेहनत के मिल जाए। वह संतुलन जल्दी मान जाने की तुलना में अधिक सम्मान दिलाता है। हमारा उद्देश्य शक करना नहीं है, हमारा उद्देश्य स्पष्टता है। भरोसा किसी के देखे गए व्यवहार पर होना चाहिए, उसके माने गए चरित्र पर नहीं। इसके लिए धैर्य की आवश्यकता होती है। रणनीतिक धैर्य का मतलब है कि लोगों को समय के साथ अपनी असलियत सामने लाने का मौका दिया जाए। छोटी छोटी असंगतियां आपकी सीमाओं को परखने के तरीके और दबाव में उनकी प्रतिक्रियाएं उनके शब्दों से कहीं अधिक सटीक जानकारी देती हैं। एक बार जब आप किसी के फायदे और इरादों को समझ लेते हैं, तो आपके फैसले अधिक सटीक हो जाते हैं। आप जानते हैं कि कब सहयोग करना है, आप जानते हैं कि कब उन्हें दूर रखना है, आप जानते हैं कि कब अपनी स्थिति की रक्षा करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप उन लोगों से न्याय की उम्मीद करना छोड़ देते हैं जो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीदें आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। बारीकी से देखना आपको नियंत्रण देता है। जब आप दूसरों पर अपने नियम थोपना बंद कर देते हैं और उनके फायदों को समझना शुरू कर देते हैं, तो आप उस सबसे बड़े तरीके को खत्म कर देते हैं जिससे लोग चुपचाप आप पर बढ़त हासिल कर लेते हैं। मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मैं पहले बारीकी से देखता हूं। तीसरा, छोटी छोटी बातों और उकसावे पर प्रतिक्रिया देना। सभी हमले शोर मचाकर नहीं किए जाते। सबसे प्रभावी हमले बहुत शांत होते हैं। गलत लहजे में की गई एक छोटी सी टिप्पणी, बीच में टोकना, एक नजरअंदाज करने वाला लुक या एक ऐसा मजाक जो थोड़ा व्यक्तिगत लगे, ये कोई संयोग नहीं होते। कई जगहों पर इस तरह के उकसावे का इस्तेमाल आपके भावनात्मक नियंत्रण को परखने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य कोई बड़ा झगड़ा करना नहीं होता। इसका उद्देश्य आपकी प्रतिक्रिया देखना होता है, क्योंकि प्रतिक्रियाएं यह बताती हैं कि आप कितने संवेदनशील हैं और आपकी संवेदनशीलता दूसरों को फायदा पहुंचाती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कड़ी प्रतिक्रिया देने से ताकत दिखती है। वे तुरंत अपना बचाव करते हैं, वे सामने वाले की टिप्पणी को सुधारते हैं, वे अपनी बात समझाते हैं, वे अपना लहजा बदलते हैं ताकि यह दिखा सकें कि उन्हें बुरा लगा है। लेकिन जिस क्षण आपकी भावनात्मक स्थिति दिखाई दे जाती है, आपके बारे में एक अहम जानकारी उजागर हो जाती है। आपकी आवाज में हल्का सा बदलाव, जरूरत से ज्यादा लंबा स्पष्टीकरण, खुद को सही साबित करने की कोशिश या स्पष्ट बेचैनी, ये बहुत छोटी प्रतिक्रियाएं हैं और चतुर लोग इन पर पूरा ध्यान देते हैं। वे आपके द्वारा इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान नहीं देते। वे इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस चीज से आपको फर्क पड़ता है। अगर एक छोटी सी टिप्पणी आपकी ऊर्जा को बदल देती है, तो वे जान जाते हैं कि आपकी भावनात्मक सीमाएं कहां कमजोर हैं। अगर आप अपनी काबिलियत साबित करने के लिए तुरंत बचाव करते हैं, तो वे जान जाते हैं कि आप अपने रुतबे को लेकर संवेदनशील हैं। अगर आप हल्की सी आलोचना पर प्रतिक्रिया देते हैं, तो वे जान जाते हैं कि आप पर दबाव काम करता है। एक बार जब कोई आपके ट्रिगर्स को पहचान लेता है, तो उन्हें आपको सीधे चुनौती देने की जरूरत नहीं होती। उन्हें बस सही जगह पर थोड़ा सा दबाव डालना होता है। इस तरह बिना किसी सीधे टकराव के आप पर बढ़त बना ली जाती है। असली खतरा यह है कि ज्यादातर लोग अपने आप ही बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। वे रुकते नहीं हैं, वे सामने वाले के इरादे को नहीं समझते, वे भावनाओं में बहकर जवाब देते हैं, क्योंकि उस वक्त बात उन्हें व्यक्तिगत लगती है। लेकिन असली ताकत अपनी प्रतिक्रिया में देरी करने में है। जब आप समय को नियंत्रित करते हैं, तो आप यह नियंत्रित करते हैं कि सामने वाला आपके बारे में कितना जान सकता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय तुरंत आप थोड़ा समय लेते हैं। आप उस पल को बीत जाने देते हैं। आप पूरी स्थिति को ध्यान से देखते हैं। क्या वह टिप्पणी जानबूझकर की गई थी? क्या यह कोई परीक्षा थी? क्या यह सामान्य बात थी या कोई सोची समझी चाल? आपका वह कुछ पलों के लिए रुक जाना आपकी मानसिक स्थिति की रक्षा करता है। आपका शांत रहना सामने वाले के लिए एक असमंजस पैदा कर देता है। उन्हें वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जिसकी वे तलाश कर रहे थे।
वे आपकी संवेदनशीलता को नहीं माप सकते। वे इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि उनकी कोशिश का आप पर कोई असर हुआ या नहीं। और जब कोई यह नहीं पढ़ पाता कि आप पर भावनात्मक रूप से क्या असर हुआ है, तो आपको नियंत्रित करने की उनकी क्षमता कम हो जाती है। जब मौन को नियंत्रित किया जाता है तो वह कमजोरी नहीं होती, यह एक भावनात्मक अनुशासन है। एक और महत्वपूर्ण बात भावनाओं का सही इस्तेमाल है। आपकी हर दिखाई देने वाली प्रतिक्रिया आपकी मानसिक स्थिति की कीमत चुकाती है। छोटी छोटी बातों पर आपकी भावनाएं जितनी बार बदलती हैं, दूसरों के लिए आपकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करना उतना ही आसान हो जाता है। लेकिन जब आप अंदर से शांत और स्थिर रहते हैं तो आपकी प्रतिक्रियाएं बहुत कम हो जाती हैं। और जो प्रतिक्रियाएं कम होती हैं उनका वजन ज्यादा होता है। यदि आप हल्के दबाव में शांत रहते हैं, लेकिन जब कोई बात सच में मायने रखती है तब दृढ़ता से जवाब देते हैं, तो लोग जान जाते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाएं सोच समझकर दी गई हैं, यूं ही नहीं। यह सोच आपके प्रभाव को बढ़ाती है। यह आपके आसपास के लोगों का भविष्य का व्यवहार भी बदल देता है। जब लोगों की उकसाने वाली बातें आप पर कोई असर नहीं डाल पाती, तो लोग आपकी परीक्षा लेना बंद कर देते हैं। उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता, आप पर कोई बढ़त नहीं मिलती और कोई फायदा नहीं होता। आपकी निरंतरता और भावनात्मक नियंत्रण आपके चारों ओर एक रक्षा कवच बना देते हैं। एक और गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि किसी छोटी सी बात का बुरा मानने के बाद वे जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण देने लगते हैं। वे यह सुधारने की कोशिश करते हैं कि उन्हें किस तरह से देखा जा रहा है। वे बेवजह के संदर्भ जोड़ते हैं। वे अपनी संभोगते हैं, आपकी अपनी संभोग करते हैं, प्रतिक्रिया को सही ठहराने लगते हैं। लेकिन स्पष्टीकरण यह दर्शाता है कि आप पर उस बात का असर हुआ है, और वह असर आपकी संवेदनशीलता की पुष्टि करता है। कभी कभी सबसे मजबूत जवाब कोई जवाब न देना ही होता है। अपने समय को नियंत्रित करें, अपने हाव भाव को नियंत्रित करें। इस बात को नियंत्रित करें कि दूसरे आपको कितना माप सकते हैं, क्योंकि वे आपकी भावनात्मक कमजोरियों को जितना कम पढ़ पाएंगे, आपको डिगाना उतना ही मुश्किल होगा। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मैं हमेशा शांत रहता हूं। चौथा, अपने फैसलों के बारे में जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण देना। कई लोगों का मानना है कि वे जितना ज्यादा समझाएंगे उन्हें उतना ही ज्यादा समझा जाएगा। इसीलिए वे संदर्भ जोड़ते हैं, तर्क देते हैं, पुरानी बातें बताते हैं और अपने तर्कों को अलग अलग तरीकों से दोहराते हैं, यह सोचकर कि स्पष्टता से लोग उनकी बात मान लेंगे। लेकिन जरूरत से ज्यादा समझाना आपके प्रभाव को नहीं बढ़ाता, यह उसे कम कर देता है। क्योंकि ज्यादा समझाने का मनोविज्ञान एक छिपा हुआ संदेश देता है, मुझे आपकी सहमति की आवश्यकता है। जिस पल आपकी बातों से यह लगने लगता है कि आप अपना फैसला सुनाने के बजाय दूसरों की सहमति मांग रहे हैं, उसी पल आपकी स्थिति कमजोर हो जाती है। दूसरे लोग आपकी अनिश्चितता को भांप लेते हैं, भले ही आपका फैसला सही क्यों न हो। अधिकार और प्रभाव इस बात से नहीं मापा जाता कि आपका स्पष्टीकरण कितना लंबा है। यह इस बात से मापा जाता है कि आप कितनी सहजता और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात पर अडिग रह सकते हैं। जब आपके फैसले लंबे स्पष्टीकरणों, बार बार दिए गए आश्वासनों और लगातार सफाई के साथ आते हैं, तो लोग सिर्फ आपका तर्क नहीं सुनते, वे आपकी हिचकिचाहट को भी सुनते हैं। और आपकी हिचकिचाहट दूसरों को चुनौती देने का मौका देती है। समझदार और चतुर लोग इस तरीके को अच्छी तरह समझते हैं। यदि आपको अपने हर फैसले को गहराई से समझाने की जरूरत महसूस होती है, तो वे समझ जाते हैं कि दबाव डालने पर आप और ज्यादा बोलने लगेंगे। वे जान जाते हैं कि असहमति जताने पर आप खुद का बचाव करने लगेंगे। और एक बार जब वे यह जान लेते हैं, तो वे आपके फैसले पर बहस नहीं करते, वे आपके आत्मविश्वास पर सवाल उठाते हैं। जरूरत से ज्यादा समझाने की एक और समस्या यह है कि इससे वहां भी बातचीत या बहस शुरू हो जाती है जहां उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब आप बहुत ज्यादा तर्क देते हैं, तो लोग अंतिम फैसले का सम्मान करने के बजाय छोटी छोटी बातों में कमियां निकालने लगते हैं। फैसले को सुनने के बजाय वे आपके स्पष्टीकरण का विश्लेषण करने लगते हैं। यह हिस्सा क्यों? उस विकल्प के बारे में क्या? क्या आपने इसके बजाय इस पर विचार किया है? आप अनजाने में ही बातचीत को एक सही दिशा से हटाकर एक बहस में बदल देते हैं।
स्पष्ट अधिकार अलग तरीके से काम करता है। प्रभावशाली ढंग से बात करने वाले लोग अपनी बात को सरलता और सीधे तौर पर रखते हैं। वे बात को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी देते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि फैसला दूसरों की मंजूरी के लिए खुला हुआ महसूस हो। कम और स्पष्ट शब्दों में की गई बातचीत आपकी आंतरिक निश्चितता को दर्शाती है। आपकी यह निश्चितता अनावश्यक विरोध को रोकती है। जरूरत से ज्यादा समझाने का एक और छिपा हुआ खतरा भावनाओं का उजागर होना है। आप जितना ज्यादा बोलते हैं, आपके अंदर की सोच उतनी ही ज्यादा लोगों के सामने आ जाती है। आपके संदेह, आपकी चिंताएं, आपकी प्राथमिकताएं और आपकी कमजोरियां सब कुछ सतह पर आने लगता है। वह जानकारी जो कभी जरूरी नहीं थी, वह दूसरों को मिल जाती है, और जानकारी दूसरों के लिए एक हथियार बन जाती है। सोच समझकर की गई बातचीत आपकी आंतरिक सोच को सुरक्षित रखती है। आप केवल नतीजे बताते हैं, अपना पूरा मानसिक सफर नहीं। आप अपनी दिशा बताते हैं, न कि रास्ते में आई हर अनिश्चितता को। इसका मतलब रूखा होना या दूसरों की बात को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब अपनी बातों में सटीक होना है। सटीकता आपके अधिकार और सामने वाले के ध्यान दोनों का सम्मान करती है। यहां लोगों के नजरिए का भी एक बड़ा खेल होता है। लोग स्वाभाविक रूप से कम बोलने को आत्मविश्वास से जोड़कर देखते हैं। जब कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से बोलता है और फिर रुक जाता है, तो यह दर्शाता है कि उसका फैसला पक्का है। लेकिन जब कोई व्यक्ति उसी बात पर जोर देने के लिए लगातार बोलता रहता है, तो यह एहसास होता है कि वह नेतृत्व करने के बजाय दूसरों को मनाने की कोशिश कर रहा है। यह अंतर बहुत छोटा है, लेकिन बहुत शक्तिशाली है। एक नेता की भाषा शांत और संयमित होती है। दूसरों की सहमति मांगने वाली भाषा लंबी होती है और उसमें एक ही बात बार बार दोहराई जाती है। एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत है बातों को दोहराने पर नियंत्रण। जब कई लोगों को दूसरों की तरफ से हिचकिचाहट महसूस होती है, तो वे अपने फैसलों को बार बार दोहराते हैं। उनका मानना है कि बार बार दोहराने से उनकी बात मजबूत होगी। असल में बातों को दोहराना आपके संदेह को दर्शाता है। अपनी बात स्पष्ट रूप से कहें। जरूरत पड़ने पर बस एक बार समझाएं और फिर आगे बढ़ जाएं। जब आपके शब्द सीमित और उद्देश्यपूर्ण होते हैं, तो उनका वजन बहुत अधिक होता है। जब आपकी बातचीत नपी तुली होती है, तो लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि जो चीज कम होती है वह महत्वपूर्ण लगती है। समय के साथ यह आदत आपके प्रति दूसरों के व्यवहार को बदल देती है। वे आपसे लंबे स्पष्टीकरण की उम्मीद करना बंद कर देते हैं। वे खत्म न होने वाले सवालों के जरिए आपके फैसलों को परखना बंद कर देते हैं। वे जान जाते हैं कि जब आप बोलते हैं, तो आपकी दिशा पहले से तय होती है, और यही नजरिया आपके प्रभाव की रक्षा करता है। मैं चाहता हूं कि आप टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मैं पूरे विश्वास के साथ बोलता हूं। 5वां, सार्वजनिक रूप से अपनी कमजोरियों पर मुहर लगाना। ज्यादातर लोगों को लगता है कि अपनी ही बुराई करने से वे विनम्र और मिलनसार दिखेंगे। वे खुले तौर पर ऐसी बातें कहते हैं जैसे कि मैं इस काम में खराब हूं, मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, या मैं दबाव में बिल्कुल काम नहीं कर पाता। वे मानते हैं कि अपनी कमियों को स्वीकार करके वे ईमानदार, समझदार और जमीन से जुड़े हुए इंसान दिखते हैं। लेकिन अपनी कमजोरियों को सबके सामने बताने में एक छिपा हुआ खतरा है। जब आप खुद पर कोई ठप्पा लगाते हैं, तो आप केवल एक विचार व्यक्त नहीं कर रहे होते, आप अपने बारे में एक कहानी बना रहे होते हैं। और एक बार जब वह कहानी जोर से कह दी जाती है, तो दूसरे लोग उसे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। इंसानी दिमाग किसी की पहचान से जुड़े सरल बयानों को याद रखता है, उसे उनके पीछे का संदर्भ या भावनाएं याद नहीं रहती। उसे सिर्फ वह ठप्पा याद रहता है। बाद में जब लोग किसी जिम्मेदारी, अवसर या भरोसे के लिए आपका मूल्यांकन करते हैं, तो वही ठप्पा चुपचाप उनके फैसले को प्रभावित करता है। इसलिए नहीं कि वे आपको सीमित करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने खुद ही अपनी सीमा तय कर दी थी। एक और खतरा इसे बार बार दोहराना है। जब आप बातचीत, मीटिंग या सामाजिक समारोहों में यूं ही अपनी कमजोरियों का जिक्र करते हैं, तो वह ठप्पा और मजबूत हो जाता है। आप जितनी बार इसे कहते हैं, दूसरों के लिए
इस पर विश्वास करना उतना ही आसान हो जाता है। अंततः यह किसी अस्थायी चुनौती जैसा लगना बंद हो जाता है। यह आपकी एक स्थायी आदत की तरह लगने लगता है, और स्थायी आदतें लोगों की उम्मीदों को आकार देती हैं। यदि लोग आपसे किसी विशेष क्षेत्र में कमजोरी की उम्मीद करते हैं, तो वे आपको उससे जुड़े अवसर देना बंद कर देते हैं। वे दबाव में आप पर भरोसा करना बंद कर देते हैं। वे आपको बिना बताए ही आपकी क्षमता के बारे में अपना नजरिया बदल लेते हैं। आप अपना प्रभाव इसलिए नहीं खोते क्योंकि दूसरों ने आपकी आलोचना की। आप इसे इसलिए खो देते हैं क्योंकि आपने खुद ही उनके सामने अपनी सीमाएं तय कर दीं। इसका एक रणनीतिक खतरा भी है। कुछ लोग जानबूझकर दूसरों की असुरक्षाओं के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। जब आप खुले तौर पर अपने डर, संदेह या कमियों का वर्णन करते हैं, तो आप उन्हें एक ऐसा नक्शा सौंप रहे होते हैं जो बताता है कि आप कहाँ कमजोर हैं। बाद में जब प्रतिस्पर्धा की बात आती है, तो वे ही क्षेत्र आप पर दबाव डालने का मुख्य बिंदु बन जाते हैं। आपकी यूं ही कही गई बात, जैसे मुझे लोगों के सामने बोलने से नफरत है, आपको बाद में ऐसी प्रस्तुतियों में धकेल सकती है जहां आप असहज महसूस करें। यह कहना कि मैं बहस या झगड़ों को अच्छे से नहीं संभाल पाता, दूसरों को आपकी सीमाओं को बार बार चुनौती देने का मौका दे सकता है। वह जानकारी जो पहले हानिरहित लग रही थी, वह दूसरों के लिए एक हथियार बन जाती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको एकदम परिपूर्ण होने का दिखावा करना चाहिए। आपको ईमानदारी छोड़कर अपनी कमियों को नकारना नहीं है। आपको बस खुद पर लापरवाही से ठप्पा लगाने के बजाय अपनी बात को सही ढंग से पेश करना है। अपनी कमजोरी से खुद को परिभाषित करने के बजाय खुद को एक सीखने की प्रक्रिया के रूप में पेश करें। यह कहने में कि मैं इस काम में खराब हूं और यह कहने में कि मैं इसमें सुधार कर रहा हूं, एक बहुत बड़ा अंतर है। पहली बात एक स्थायी और ठहरी हुई पहचान बनाती है। दूसरी बात विकास का मार्ग दिखाती है। लोग इन दोनों बातों पर बहुत अलग तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। विकास और सुधार आपकी ताकत को दर्शाता है। आपकी स्थायी कमजोरी आपकी सीमाओं को दर्शाती है। एक और महत्वपूर्ण बात आपका भावनात्मक लहजा है। कई लोग दूसरों की उम्मीदों को कम करने या दबाव से बचने के लिए अपने बारे में नकारात्मक बातें कहते हैं। वे मानते हैं कि अगर दूसरे उनसे कम उम्मीद करेंगे तो उन्हें कम जोखिम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन कम उम्मीदें आपके मूल्य को घटा देती हैं और आपका मूल्य ही आपका प्रभाव तय करता है। जब आपकी भाषा आपको लगातार अनिश्चित, अक्षम या सीमित रूप में पेश करती है, तो लोग भी आपके साथ उसी स्तर का व्यवहार करने लगते हैं। भाषा आपकी स्थिति तय करती है और आपकी स्थिति आपके अवसरों को तय करती है। चतुर लोग अपने विकास के बारे में बहुत सोच समझकर बात करते हैं। वे जरूरत पड़ने पर सुधार के क्षेत्रों को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वे कभी भी अपनी अस्थायी चुनौतियों को अपनी स्थायी पहचान नहीं बनने देते। वे माहौल के हावी होने से पहले ही अपने बारे में कही जाने वाली कहानी को नियंत्रित कर लेते हैं, क्योंकि एक बार जब कोई बात फैल जाती है तो उसे बदलना बहुत मुश्किल होता है। आपके काम का मूल्यांकन होने से बहुत पहले ही आपके शब्द आपकी छवि बन जाते हैं। खुद को सटीकता से परिभाषित करना आपके प्रभाव की रक्षा करता है। आपको अपनी ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी कमजोरियों को अपनी पहचान बनाने से बचना है। छठा, लोगों को बहुत जल्दी अपने करीब आने देना। लोगों की आप तक पहुंच ही उनका प्रभाव तय करती है। किसे आपका समय, आपका ध्यान, आपके निजी विचार और आपकी भावनाओं से जुड़ी दुनिया मिलती है, यही आपकी मानसिक स्थिति तय करता है। लेकिन ज्यादातर लोग इसके दीर्घकालिक नुकसान को समझे बिना बहुत जल्दी दूसरों को अपने करीब आने देते हैं। किसी भी रिश्ते की शुरुआत में एक उत्सुकता होती है। लोग चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, अपनाए और उनके करीब रहे। उस भावना को जल्दी पैदा करने के लिए कई लोग शुरुआत में ही अपनी निजी बातें साझा कर लेते हैं। वे बहुत ही कम समय में अपना इतिहास, अपने संघर्ष, अपने डर, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपने निजी अनुभव बता देते हैं। यह एक जुड़ाव जैसा महसूस होता है, यह भरोसे जैसा महसूस होता है।
लेकिन भावनाओं को इतनी जल्दी उजागर करना गहराई का सिर्फ एक भ्रम पैदा करता है, वास्तविक स्थिरता नहीं। वास्तविक भरोसा समय के साथ निरंतरता से बनता है। जब किसी व्यक्ति के अपनी विश्वसनीयता साबित करने से पहले ही आप उसे अपने करीब आने देते हैं, तो आप बिना चरित्र का प्रमाण देखे अपनी भावनाओं का निवेश कर रहे होते हैं। और एक बार जब किसी को आपकी सोच, आपकी प्रेरणाओं और आपकी कमजोरियों की गहरी समझ हो जाती है, तो आपकी मानसिक स्थिति बदल जाती है। वे आपको समझ जाते हैं और यह समझ उनके लिए एक हथियार बन जाती है। लोगों को जल्दी अपने करीब आने देने की एक और समस्या आपके मूल्य को लेकर है। इंसानी दिमाग किसी चीज के कम होने और उसे पाने में लगी मेहनत के आधार पर उसे महत्व देता है। जब कोई निजी जानकारी, भावनात्मक खुलापन और ध्यान तुरंत मिल जाता है, तो वे मूल्यवान लगने के बजाय बहुत ही साधारण लगते हैं। कुछ भी कमाना नहीं पड़ा, कुछ भी साबित नहीं करना पड़ा, और जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी शायद ही कभी कद्र होती है। सोच समझकर अपनी बातें बताना एक अलग तरीके से काम करता है। जब आप अपनी निजी दुनिया को धीरे धीरे परतों में उजागर करते हैं, तो आपका हर कदम सोच समझकर उठाया गया लगता है। यह दर्शाता है कि आपकी भावनाओं की गहराई अपने आप नहीं मिल जाती। यह बारीकी से देखने, निरंतरता और समय पर आधारित है। यह पूरे समीकरण को बदल देता है। तुरंत करीब आने के बजाय इसमें धीरे धीरे बढ़ने वाला भरोसा होता है, और धीरे धीरे बढ़ने वाला यह भरोसा सम्मान बढ़ाता है। जल्दी करीब आने देने का एक और छिपा हुआ खतरा गलत फैसला लेना है। किसी भी रिश्ते के शुरुआती दौर में लोग अपना सबसे अच्छा रूप पेश कर रहे होते हैं। उनका व्यवहार नियंत्रित होता है, उनका लहजा सकारात्मक होता है, उनके इरादे आपके जैसे ही लगते हैं। लेकिन शुरुआती व्यवहार चरित्र को उजागर नहीं करता। चरित्र असहमति, दबाव, असुविधा और समय के साथ सामने आता है। यदि उन स्थितियों के आने से पहले ही आप किसी को गहराई तक अपने जीवन में आने देते हैं, तो आप उस व्यक्ति के एक ऐसे रूप पर भरोसा कर रहे हैं जिसकी अभी तक परीक्षा नहीं हुई है। चतुर लोग सबसे पहले सामने वाले की आदतों को परखते हैं। वे देखते हैं कि कोई व्यक्ति देरी, विवाद, सीमाओं और जिम्मेदारी को कैसे संभालता है। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि क्या उस इंसान की बातों और उसके कामों में समानता है। जब उसका व्यवहार स्थिर साबित हो जाता है, तभी उसे अपने ज्यादा करीब आने देना सही होता है। यह आपकी भावनात्मक ऊर्जा और आपकी मानसिक स्थिति की रक्षा करता है। इसमें ताकत का भी एक बड़ा खेल शामिल होता है। जब आप सब कुछ जल्दी बता देते हैं जबकि सामने वाला बहुत कम बताता है, तो भावनात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। वे आपको गहराई से समझते हैं, लेकिन आप उनके बारे में बहुत कम जानते हैं। यह असंतुलन आपके रिश्ते पर उनका नियंत्रण बढ़ा देता है। संतुलित खुलापन एक संतुलित प्रभाव पैदा करता है। एक और आम गलती यह है कि लोग भावनाओं की तीव्रता को ही सच्चा जुड़ाव मान लेते हैं। लंबी बातचीत, व्यक्तिगत कहानियां और भावनात्मक पल बहुत खास लग सकते हैं, लेकिन इस गहराई का मतलब यह नहीं है कि वे भरोसेमंद भी हैं। कुछ लोग बहुत जल्दी जुड़ते हैं और उतनी ही जल्दी गायब भी हो जाते हैं। रिश्तों की गहराई निरंतरता से आनी चाहिए, भावनाओं से नहीं। जब आपकी निजी दुनिया धीरे धीरे सामने आती है, तो आपका व्यक्तित्व बहुत ही व्यवस्थित और मजबूत लगता है। लोग यह पहचान लेते हैं कि आपके करीब आना आसान नहीं है, इसे बनाना पड़ता है, और जो चीज धीरे धीरे बनती है उसकी कीमत बहुत अधिक होती है। परत दर परत खुलने से आपकी सीमाएं भी सुरक्षित रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति शुरुआत में ही असंगति, खराब निर्णय या समझ की कमी दिखाता है, तो आपको बहुत कम नुकसान होता है, क्योंकि आपने अपनी गहरी बातें कभी साझा ही नहीं की थीं। यह दूरी बनाने के बारे में नहीं है, यह सही समय के बारे में है। आप खुले विचारों वाले हैं, लेकिन तुरंत सब कुछ नहीं बताते। आप मिलनसार हैं, लेकिन खुद को पूरी तरह उजागर नहीं करते। आप लोगों से जुड़ते हैं, लेकिन पूरी तरह से उनके हाथ नहीं आते, क्योंकि आपकी भावनाओं तक पहुंच सबसे बड़े प्रभावों में से एक है, और यह प्रभाव कभी भी एक ही पल में किसी को नहीं दिया जाना चाहिए। टिप्पणियों में यह वाक्य लिखें, मैं खुद को धीरे धीरे परतों में उजागर करता हूं। 7वां, भावुक होने को ही अपनी सच्चाई और अखंडता मान लेना। आधुनिक मनोविज्ञान में
एक बहुत ही खतरनाक गलतफहमी है। यह विश्वास कि अपनी भावनाओं को पूरी तरह से सबके सामने रख देना ही ताकत है। लोगों को बताया जाता है कि वे जो कुछ भी महसूस करते हैं उसे साझा करना, अपनी हर असुरक्षा को उजागर करना और अपनी हर भावनात्मक प्रतिक्रिया को व्यक्त करना ही सच्चे होने की निशानी है। वे मानते हैं कि अगर वे हर समय पूरी तरह से खुले रहेंगे तो वे ईमानदार, वास्तविक और भरोसेमंद कहलाएंगे। लेकिन भावुक होने और सच्चाई पर टिके रहने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। अखंडता और सच्चाई का मतलब है एक नियंत्रित पारदर्शिता। बिना नियंत्रण के भावुक होना सिर्फ अपनी भावनाओं का मजाक उड़ाना है। अखंडता का अर्थ है कि आपके शब्द, आपके कार्य और आपके मूल्य एक दिशा में हैं। इसका अर्थ है कि आप लापरवाह हुए बिना ईमानदार हैं, अस्थिर हुए बिना खुले विचारों वाले हैं और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खोए बिना एक वास्तविक इंसान हैं। अनियंत्रित भावुकता कुछ बहुत ही अलग काम करती है। यह आपकी भावनात्मक शक्ति को दूसरों के हाथों में सौंप देती है। जब आप अपना हर संदेह, हर डर, अपनी असुरक्षा का हर पल व्यक्त करते हैं तो लोग आपको पारदर्शी नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से दूसरों पर निर्भर इंसान के रूप में देखने लगते हैं। आपकी प्रतिक्रियाओं का पहले से अंदाजा लगाना आसान हो जाता है। आपकी कमजोरियां स्पष्ट दिखने लगती हैं। आपकी मानसिक स्थिति को पढ़ना आसान हो जाता है और जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है उसे आसानी से प्रभावित भी किया जा सकता है। मजबूत लोग एक ऐसी बात समझते हैं जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करना कमजोरी नहीं है, लेकिन अपनी भावनाओं को रिसने देना कमजोरी है। जरूरत पड़ने पर अपनी बातें साझा करने और बिना सोचे समझे सब कुछ उगल देने के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। बिना सोचे समझे भावनाओं को व्यक्त करने की आदत अक्सर दूसरों से सहमति पाने की इच्छा से आती है। लोग झूठा आश्वासन चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे उनसे कहें, आप सही हैं, आप मजबूत हैं या आप अकेले नहीं हैं। लेकिन जब दूसरों की सहमति आपकी आदत बन जाती है तो आपकी भावनात्मक स्थिरता बाहरी लोगों की प्रतिक्रिया पर निर्भर हो जाती है। वह ताकत नहीं है, वह एक मनोवैज्ञानिक निर्भरता है। दूसरी ओर आपकी सच्चाई और अखंडता एक शांत स्थिरता है। आप अपनी भावनाओं को नकारते नहीं हैं बल्कि उन्हें बाहर व्यक्त करने से पहले अपने अंदर सुलझा लेते हैं। आप सही समय, सही व्यक्ति और सही मात्रा में बातें साझा करने का चुनाव करते हैं। यह एक भावनात्मक अधिकार पैदा करता है। जब आप किसी गंभीर बात पर बोलते हैं तो उसका एक वजन होता है क्योंकि वह कम होता है, नपा तुला होता है और जानबूझकर बोला गया होता है। लगातार भावुक होने की एक और छिपी हुई समस्या यह है कि लोग आपको किस तरह देखते हैं। लोग भावनाओं की गहराई का सम्मान करते हैं, लेकिन वे भावनात्मक नियंत्रण की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं। जब कोई व्यक्ति हर कठिनाई, हर आलोचना या हर अनिश्चितता पर बहुत अधिक प्रतिक्रिया देता है तो वह ईमानदार दिखने के बजाय कमजोर दिखने लगता है और आपकी यह कमजोरी दूसरों का आपके साथ व्यवहार बदल देती है। वे आपके आसपास सतर्क हो सकते हैं, कठिन बातचीत से बच सकते हैं या कुछ मामलों में आपकी भावनात्मक संवेदनशीलता का फायदा भी उठा सकते हैं। रणनीतिक भावनात्मक नियंत्रण इसे रोकता है। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय आप रुकते हैं। हर भावना को व्यक्त करने के बजाय आप यह चुनते हैं कि क्या बताना उपयोगी है। दूसरों के माध्यम से भावनात्मक राहत चाहने के बजाय आप खुद को अंदर से नियंत्रित करना सीखते हैं। यह आपको पत्थर दिल नहीं बनाता, यह आपको स्थिर बनाता है और स्थिरता से ही भरोसा पैदा होता है। निकोलो मैकियावेली और हमारे चाणक्य जैसे महान विचारकों ने भी समझा था कि लोगों का नजरिया ही आपका प्रभाव तय करता है। उन्होंने लिखा था कि एक नेता को दयालु, ईमानदार और मानवीय दिखना चाहिए, लेकिन उसे हमेशा इस बात पर नियंत्रण रखना चाहिए कि क्या और कब उजागर करना है, क्योंकि आपका प्रभाव केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कौन हैं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप दूसरों को क्या देखने देते हैं। इसमें समय का भी एक बड़ा महत्व है। भावनात्मक ईमानदारी तब शक्तिशाली होती है जब रिश्ते में गहराई और विश्वास हो, लेकिन जब गहरी भावनाएं बहुत जल्दी या बहुत बार व्यक्त की जाती हैं
तो यह जुड़ाव के बजाय एक भावनात्मक दबाव पैदा करता है। लोग आपकी मानसिक स्थिति के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करने लगते हैं, और जब लोग खुद को जिम्मेदार महसूस करते हैं तो वे दूरी बनाने लगते हैं। सच्चाई और अखंडता भावनात्मक रूप से आत्मनिर्भर बनकर इस चीज से बचाती है। आप अपना नजरिया साझा करते हैं, अपनी अस्थिरता नहीं। आप अपने मूल्यों को व्यक्त करते हैं, अपनी मानसिक उथल पुथल को नहीं। कठिनाई के बारे में बात करते हुए भी आपकी बातों में एक ताकत झलकती है। ईमानदारी और अपनी भड़ास निकालने के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है। ईमानदारी स्पष्ट, शांत और उद्देश्यपूर्ण होती है। अपनी भड़ास निकालना प्रतिक्रियाशील, भारी और अनियंत्रित होता है। एक से सम्मान बढ़ता है तो दूसरा असुविधा पैदा करता है। एक मजबूत व्यक्तित्व भावनात्मक नियंत्रण और सोच समझकर इस्तेमाल की गई ईमानदारी से आता है। आप सच्चे हैं लेकिन उजागर नहीं हैं। आप अपनी बात रखते हैं लेकिन जल्दी भड़कते नहीं हैं। आप एक इंसान हैं लेकिन भावनात्मक रूप से किसी पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि सबसे मजबूत लोग वे नहीं हैं जो सब कुछ बता देते हैं। सबसे मजबूत लोग वे हैं जो गहराई से महसूस करते हैं, अकेले में उसे सुलझाते हैं और बहुत सोच समझकर बोलते हैं। यही वह सच्चाई है जिसे ज्यादातर लोग कभी नहीं समझ पाते। आप अपना प्रभाव इसलिए नहीं खोते क्योंकि दूसरे आपसे ज्यादा होशियार हैं। आप अपनी ताकत इसलिए नहीं खोते क्योंकि वे ज्यादा आक्रामक हैं, और आप इसलिए पीछे नहीं रहते क्योंकि यह दुनिया अनुचित है। आप अपनी ताकत तब खो देते हैं जब आपको पढ़ना आसान हो जाता है, जब आपकी भावनाएं बहुत जल्दी उजागर हो जाती हैं, जब आपकी प्रतिक्रियाओं का पहले से अंदाजा लगाया जा सकता है, जब आपके संघर्ष, आपके संदेह और आपकी कमजोरियां उस हर इंसान को दिखने लगती हैं जो आप पर ध्यान दे रहा है। क्योंकि एक बार जब लोग आपकी भावनात्मक आदतों को समझ लेते हैं तो वे जान जाते हैं कि आपको कैसे चलाना है। वे जानते हैं कि आपको किस बात से गुस्सा आता है। वे जानते हैं कि किस बात से आप अपना बचाव करने लगते हैं। वे जानते हैं कि आपकी सीमाएं कहाँ हैं। और जिस क्षण कोई आपकी सीमाएं जान लेता है, आपका प्रभाव सिकुड़ने लगता है। असली ताकत आप जो हैं उसे छिपाने में नहीं है। यह इस बात को नियंत्रित करने के बारे में है कि आप क्या बताते हैं, आप इसे कब बताते हैं और इसे जानने का अधिकार कौन कमाता है। ईमानदारी कमजोरी नहीं है, दयालुता कमजोरी नहीं है, भावनाएं कमजोरी नहीं है, लापरवाही से खुद को उजागर करना कमजोरी है। ताकत तब बढ़ती है जब आपके शब्द नपे तुले होते हैं, जब आपकी प्रतिक्रियाओं में ठहराव होता है, जब आपकी भावनाओं की दुनिया का ढिंढोरा पीटने के बजाय उसे अनुशासित रखा जाता है। एक रणनीतिक और प्रभावशाली व्यक्तित्व ऐसा ही दिखता है। आप दबाव में भी शांत रहते हैं। जब कोई आपको परख रहा होता है तो आप स्थिर रहते हैं। आपके बारे में पहले से कुछ भी अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है, और जब आपका अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है तो आपको नियंत्रित करना भी मुश्किल हो जाता है। यह आपको पत्थर दिल नहीं बनाता, यह आपको सटीक बनाता है। हमारा उद्देश्य दूरी बनाना नहीं है, हमारा उद्देश्य नियंत्रण पाना है। हमारा उद्देश्य लोगों से कटना नहीं है, हमारा उद्देश्य अपनी स्थिति को कमजोर किए बिना लोगों से जुड़ना है। क्योंकि सबसे मजबूत लोग वे नहीं हैं जो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, सबसे ज्यादा भावुक होते हैं या अपनी बात सबसे ज्यादा रखते हैं। वे सबसे ज्यादा शांत और संयमित होते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको आपकी अनजानी गलतियों को देखने में मदद की है तो अभी कुछ पल निकालें, इस वीडियो को पसंद करें ताकि और भी लोग सीख सकें कि अपने प्रभाव की रक्षा कैसे करनी है। इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे मजबूत सीमाएं बनाने की आवश्यकता है। और यदि आप सच में शक्ति, अनुशासन और मानसिक नियंत्रण में महारत हासिल करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ जाएं। यही वह जगह है जहां एक एक गहरी सीख के साथ आपकी ताकत का निर्माण होता है। अंत में यह वाक्य टिप्पणियों में लिखें, मैं खुद पर पूरा नियंत्रण रखता हूं। इस बात को हमेशा याद रखें। जब आप कम बोलते हैं, ज्यादा ध्यान से देखते हैं और पूरी समझदारी के साथ अपनी बातें सामने रखते हैं तो आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाता है। और जब आपका व्यक्तित्व बदलता है तो ताकत का संतुलन भी बदल जाता है। ज्यादातर लोगों को लगता है
कि उनका सबसे बड़ा खतरा एक शक्तिशाली दुश्मन है। वे सोचते हैं कि खतरा आक्रामक विरोधियों, खुले आलोचकों या स्पष्ट विरोध से आता है, लेकिन असल जिंदगी में ज्यादातर लोग अपनी ताकत इसलिए नहीं खोते क्योंकि दूसरे ज्यादा मजबूत हैं। वे इसे इसलिए खो देते हैं क्योंकि वे चुपचाप अपने दुश्मनों को और अधिक मजबूत बना देते हैं, किसी टकराव या संघर्ष के कारण नहीं, बल्कि खुद को जरूरत से ज्यादा उजागर करने के कारण। हर बार जब आप बहुत कुछ बता देते हैं, हर बार जब आप भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया देते हैं, हर बार जब आप अपनी आदतों को स्पष्ट कर देते हैं, तो आप दूसरों के लिए खुद को समझना आसान बना देते हैं। और जिस पल कोई आपको पढ़ लेता है, वह आपको नियंत्रित कर सकता है। यह शक्ति के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है, जिसे निकोलो मैकियावेली ने समझा था। जब कोई आप पर हमला करता है, तो शक्ति का संतुलन नहीं बदलता। शक्ति का संतुलन उस पल बदल जाता है जब आप भविष्यवाणी के योग्य हो जाते हैं, क्योंकि जब लोग आपके अगले कदम को जान लेते हैं, तो वे आप पर नियंत्रण पा लेते हैं। अगर लोगों को पता है कि आपको किस बात से तकलीफ होती है, तो वे जानते हैं कि कहाँ चोट करनी है। अगर वे जानते हैं कि दबाव में आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, तो वे जानते हैं कि आपको कैसे उकसाना है। अगर वे आपकी भावनात्मक आदतों को समझ लेते हैं, तो वे बिना किसी बल प्रयोग के आपको अपने इशारों पर नचा सकते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, शक्ति बहुत कम ही अचानक खत्म होती है। यह धीरे धीरे छोटे और स्पष्ट व्यवहारों के माध्यम से, जरूरत से ज्यादा बातें साझा करने से, तुरंत प्रतिक्रिया देने से, बेवजह स्पष्टीकरण देने से और उस भावनात्मक खुलापन से खत्म होती है जो ईमानदार तो लगता है, लेकिन रणनीतिक रूप से लापरवाही भरा होता है। भारत में बहुत से लोग मानते हैं कि उनका खुलापन उन्हें सच्चा बनाता है। वे मानते हैं कि सब कुछ साझा करने से वे भरोसेमंद, मिलनसार और मजबूत बनते हैं। लेकिन अक्सर चालाक और अवसरवादी लोग आपके अच्छे इरादों का गलत फायदा उठाते हैं, क्योंकि समस्या आपकी ईमानदारी नहीं है। समस्या अनुशासनहीन ईमानदारी है। सच्चा होने और आसानी से पढ़े जाने के बीच, प्रामाणिक होने और खुद को उजागर करने के बीच, पारदर्शी होने और दूसरों को अपनी कमजोरियों का नक्शा सौंप देने के बीच एक बहुत बड़ा अंतर होता है। आज के इस प्रतिस्पर्धी माहौल में, चाहे वह सामाजिक हो, व्यावसायिक हो या व्यक्तिगत, जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार है। और हर बार जब आप अपनी अस्थिरता, अपने डर, अपनी भावनात्मक कमजोरियों या अपने आंतरिक संघर्षों को पूरी तरह से सुलझने से पहले ही उजागर कर देते हैं, तो आप दूसरों को एक ऐसा फायदा दे देते हैं जिसके वे हकदार नहीं थे। यह वीडियो आपको पत्थर दिल बनाने के बारे में नहीं है,